नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर और आप बात करेंगे पुणे की, क्योंकि पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच अब बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने जांच को और मजबूत करने के लिए मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को सीधे घटनास्थल यानी लोहागढ़ किले पर ले जाकर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को उसी रास्ते से लेकर गई जहां से घटना वाले दिन तीनों पहुंचे थे। अधिकारियों ने हर उस जगह की बारीकी से जांच की जहां केतन अग्रवाल आखिरी बार देखा गया था। जांच टीम ने आरोपियों से एक कदम पर सवाल पूछे और यह समझने की कोशिश की कि घटना के समय कौन वहां मौजूद था, किसने क्या किया और आखिर किन परिस्थितियों में केतन की मौत हुई। पुलिस का मानना है कि घटनास्थल पर जाकर कराई गई ये प्रक्रिया केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक साबित हो सकती है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस अपने साथ केतन अग्रवाल के बराबर वजन का एक डमी भी लेकर पहुंची और इस डमी का इस्तेमाल ये समझने के लिए किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को उस स्थान से धक्का दिया जाए तो उसका शरीर किस दिशा में गिरेगा, गिरने की रफ्तार कितनी होगी और घटनास्थल की भौगोलिक स्थिति इस पूरी घटना को किस तरह प्रभावित कर सकती है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी इस पूरे घटनाक्रम को कई बार दोहराया गया ताकि आरोपियों के बयानों का वैज्ञानिक आधार पर पुनरीक्षण किया जा सके। और पुलिस इस बात पर भी जांच कर रही है कि आरोपियों के बयान घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल खाते भी हैं या नहीं। अधिकारियों का यह भी मानना है कि यह प्रक्रिया यह तय करेगी कि यह मौत हादसा थी या फिर पहले से रची गई हत्या की साजिश। जांच एजेंसियों के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की योजना बनाई और बाद में इससे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। शुरुआती जांच में इसे सामान्य हादसा माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस को तकनीकी और फोरेंसिक सबूत मिले पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया और पुलिस का दावा है कि घटनास्थल से जुटाए गए कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो आरोपियों के शुरुआती बयानों से मेल नहीं खाते और इसी वजह से दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके बयानों की हर बार नए सिरे से पुष्टि की जा रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि वारदात अचानक हुई या इससे पहले कोई पूरी योजना बनाई गई थी और इस मामले में डिजिटल सबूत भी जांच का अहम हिस्सा बन चुके हैं। पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री, लोकेशन डेटा और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। जांच अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि घटना से पहले और बाद में दोनों आरोपियों के बीच किस तरह की बातचीत हुई और क्या किसी तीसरे व्यक्ति से संपर्क किया गया था और क्या वारदात से पहले किसी तरह की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर, लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है ताकि पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार की जा सके। पुलिस का मानना है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन से ऐसे कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो अब तक जांच के दौरान स्पष्ट नहीं पाए थे। यदि आरोपियों के बयान घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियों से मेल नहीं खाते तो ये जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी पहलू अनदेखा नहीं छोड़ना चाहती और आने वाले दिनों में फोरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य और क्राइम सीन रिक्रिएशन के निष्कर्षों को एक साथ जोड़कर चार्जशीट तैयार की जाएगी और माना जा रहा है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस अदालत में अपना पक्ष और मजबूत करेगी। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर सभी की नजर बनी हुई है और हर नई जांच इस मामले को एक नई दिशा दिखाई देती दे रही है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले की, क्योंकि इस मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई को और तेज कर दिया है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी रणनीति के तहत एक साथ सभी 8 आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। पुलिस टीमें स्थानीय प्रशासन और जांच अधिकारियों के साथ सुबह से ही अलग अलग स्थानों पर पहुंची और आरोपियों के घरों को खंगाला गया। इस दौरान जो है घरों में मौजूद दस्तावेज, बैंक से जुड़े रिकॉर्ड, संपत्ति के कागजात और अन्य वित्तीय लेन देन से जुड़े अहम सबूतों को जब्त किया गया। जांच एजेंसियां उनका मकसद अब सिर्फ दान में हुई कथित हेराफेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया और इससे किस तरह की अवैध संपत्ति बनाई गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई जगह परिवार के सदस्यों से भी लंबी पूछताछ की और अधिकारियों ने आरोपियों की पिछले कुछ सालों की आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश की और यह जानने का प्रयास किया कि अचानक उनकी जीवन शैली में किस तरह के बदलाव आए,
कई जगह पर पुलिस को घर बंद मिले, जबकि कुछ स्थानों पर परिवार के सदस्य मौजूद थे जिनसे विस्तार से पूछताछ की गई। और पुलिस ने यह भी पूछा कि आरोपियों के बैंक खातों में आने वाले लेन देन की जानकारी उन्हें कितनी थी और क्या उन्हें इस धन के स्रोत के बारे में कोई जानकारी थी। इसके साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई ताकि आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों और रहन सहन में आए बदलाव का पूरा ब्यौरा मिल सके। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो मंदिर में श्रद्धालुओं से प्राप्त दान की गिनती, रखरखाव और वित्तीय व्यवस्था से जुड़े थे। शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग के आधार पर दान की रकम में गड़बड़ी का संदेह सामने आया था और इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और कई अहम सबूत जुटाए। जांच के दौरान पहले से ही बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की जा चुकी है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। पुलिस का कहना है कि यह केवल एक छोटा हिस्सा हो सकता है और असली नेटवर्क कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिसकी जांच अभी जारी है। और जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि कथित तौर पर हेराफेरी की गई रकम को किस तरह जो है वो छुपाया गया और किन किन खातों में ट्रांसफर किया गया और किन माध्यमों से उसे वैध संपत्ति में बदलने की कोशिश की गई। इसके लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स और संपत्ति खरीद से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है और कई संदिग्ध लेन देन सामने आने के बाद जांच और भी तेज कर दी गई है। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ा नेटवर्क या फिर अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं जो अब तक जांच के दायरे से बाहर हैं। फिलहाल पुलिस का फोकस दस्तावेजी और डिजिटल सबूतों को मजबूत करने पर है ताकि कोर्ट में एक मजबूत केस पेश किया जा सके। अधिकारियों का मानना है कि छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज इस पूरे घोटाले की परतें खोलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और हाँ, आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है और हर नए सबूत के साथ ये मामला और गहराता जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बार फिर पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट की, क्योंकि उससे जुड़े विवाद ने अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर बड़ा रूप ले लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, जिससे लाखों मतदाताओं का मतदान अधिकार प्रभावित हुआ। दावा किया जा रहा है कि करीब 27 लाखों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और यह प्रक्रिया बिना पर्याप्त पारदर्शिता और उचित जांच के की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनमें बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक भी हैं जो पहले से सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन लोगों की पहचान और दस्तावेज सरकारी सिस्टम में पहले से दर्ज हैं, तो फिर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आधार क्या था? अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि यह कदम सीधे तौर पर नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर डालता है और इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदाताओं को पर्याप्त सूचना और अवसर दिए बिना संख्या में नाम सूची से हटाए गए, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। और याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से न केवल मतदाता प्रभावित होते हैं, बल्कि पूरे चुनावी ढांचे की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा करने की मांग की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से सूची में बाहर न किया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि अगर समय रहते हस्तक्षेप नहीं हुआ तो आगामी चुनावों में बड़ी संख्या में लोग अपने मतदान अधिकार से वंचित रह सकते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश में मतदाता सूची की पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़ा एक बड़ा लोकतांत्रिक सवाल है। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है और अगर अदालत इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत सुनवाई का आदेश देती है, तो ये मामला मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर व्यापक बहस का कारण बन सकता है। फिलहाल ये विवाद राजनीतिक गलियारों से निकलकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में सामने आ चुका है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सेशल्स दौरे की, क्योंकि उसके दूसरे दिन भारत और सेशल्स के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों को नई मजबूती मिली है। राजधानी विक्टोरिया में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक रूप से भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर विस्तृत चर्चा की। बातचीत के दौरान रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक साझेदारी, विकास परियोजनाओं और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना बेहद जरूरी है। भारत ने सेशल्स की समुद्री सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत तैयार एक फास्ट पेट्रोल वेसल भी सौंपा, जिसे रणनीतिक सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समझौते के जरिए दोनों देशों ने यह संदेश दिया कि वो क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी में एक दूसरे के सहयोग को लगातार मजबूत करेंगे। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं और समझौतों पर भी सहमति बनी, जिनका उद्देश्य सेशल्स के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को भी गति देना है। और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी खास महत्व दिया। उन्होंने सेशल्स के नेशनल बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया, जहां राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ मिलकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कोको डी मेयर का पौधा लगाया। ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद विशाल एल्बाट्रा कछुओं का भी अवलोकन किया और जैव विविधता संरक्षण को लेकर भारत और सेशल्स के सहयोग पर जोर दिया। ये दौरा सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय सेना का एक मार्चिंग दस्ता भी परेड में हिस्सा लेना था, जो दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा और रणनीतिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। इस भागीदारी को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और प्रभाव के रूप में भी देखा जा रहा है, और विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह दौरा केवल औपचारिक कूटनीति नहीं, बल्कि यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। भारत और सेशल्स के बीच बढ़ता सहयोग न केवल दोनों देशों के हितों को मजबूत करता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इस साझेदारी के और गहरे होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आर्थिक, रक्षा और पर्यावरण क्षेत्रों में नए अवसर खुल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य पूर्व तनाव की, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के दक्षिणी हिस्सों में सैन्य कार्रवाई करते हुए सिरिक, बंदर लेंगे और केश्म द्वीप के आसपास कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई हॉर्मुज के पास एक व्यावसायिक जहाज पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमले जारी रहे तो अमेरिका और भी सख्त जवाब देगा। और इन मामलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं, जबकि कुवैत ने भी सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमले नहीं रोकेगा तो फिर उसका जवाब और अधिक कड़ा होगा। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि उनकी सैन्य कार्रवाई केवल रणनीतिक सैन्य ठिकानों तक सीमित है और उसका उद्देश्य क्षेत्र में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लगातार हो रही इस सैन्य कार्रवाई ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है और हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है और यहाँ बढ़ते तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जबकि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों के संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है, लेकिन मौजूदा हालात ये संकेत दे रहे हैं कि क्षेत्र में तनाव अभी जल्द कम होता नहीं दिख रहा और ऐसे में आने वाले घंटे इस संघर्ष की दिशा तय करने के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।